अम्ल और क्षार के बारे में आपको बताया था। अम्ल किसे कहते हैं और क्षार किसे कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर अपन ने एक परिकल्पना पढ़ी थी किसके अनुसार, आर्नियस के अनुसार। किसके अनुसार पढ़ी थी, आर्नियस के अनुसार। आर्नियस के अनुसार अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल कहा था हमने किसको, जो अम्ल क्या देता है, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। जो अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है वो अम्ल कहलाता है। आ रही बात समझ में। यानी जो पदार्थ, मान लो आप, जो पदार्थ जल में घुलकर क्या उत्पन्न करे, अम्ल हटा दो यहाँ से और यहाँ पर आप पदार्थ डाल सकते हो। जो पदार्थ जल में घुलकर क्या उत्पन्न करे, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करे, वो अम्ल कहलाता है। क्षार किसे कहा था, जो पदार्थ जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड ऋणायन, ये तो होता है हाइड्रोजन आयन, क्या होता है, हाइड्रोजन आयन, और ये होता है हाइड्रोक्सिल आयन। आइए नहीं बात समझ लो। तो जो पदार्थ जल में घुलकर क्या उत्पन्न करता है, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, वो अम्ल कहलाता है। और जो पदार्थ जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न करता है वो क्षार के कहलाता है। तो ये डेफिनेंसी हमने पढ़ी थी अम्ल और क्षार की, किसके अनुसार, आर्नियस के अनुसार। अब हम बात करते हैं किसके अनुसार, आर्नियस के अनुसार हमने इसका अध्ययन कर लिया है। अब हम दूसरा जो पॉइंट है अपने पास में, उसके अनुसार हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले मैं आपको इसके एग्जाम्पल बता देता हूँ, क्योंकि उस दिन मैंने वैसे ही बताया था। इसके अंदर अपने पास में बात आती है कि अम्ल की क्या होता है और क्षार क्या होता है, ये अपन ने पढ़ लिया। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट अम्ल, यानी अम्ल की हम डेफिनेंसी लेते हैं क्या, अम्ल की परिभाषा मैंने बताई दी है कि जो पदार्थ जल में घुलकर क्या उत्पन्न करता है, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, वो अम्ल कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ पर एक HCl अम्ल का, इसको AQ से नोट किया जाता है हमेशा, क्योंकि ये जो अम्ल होता है वो जल में घुला हुआ होता है। फिर जल में घुलकर ही क्या उत्पन्न करता है, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। तो H+ और Cl-, ये दोनों AQ में आते हैं, ये ध्यान रखना है। आरी बात समझ में। तो ये पदार्थ जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। दूसरा मैंने उदाहरण लिया H2SO4, वही AQ से नोट करेंगे तो H+ बॉन्ड पे और SO4- बॉन्ड पे। तो ये 2 में आएगा, कारण क्योंकि यहाँ पर सल्फेट की संयोजकता -2 आ रही है। इसी के साथ HNO3 नाइट्रिक अम्ल है तो H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव। इसी तरीके से अपने पास में ये अपन ने क्या लिए हैं, अम्ल लिए हैं। तो ये तो अम्ल के उदाहरण थे। अब मैं कहूँ कि ये सारे ही अम्ल हैं, किस आधार पे सारे अम्ल हैं, ये सभी अम्ल हैं, ये सभी अम्ल हैं। क्यों है ये सभी अम्ल, क्योंकि ये जलीय विलयन में घुलकर क्या उत्पन्न कर रहे हैं, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न कर रहे हैं, इसी कारण ये क्या है, अम्ल है। अब हम बात करते हैं क्षारक की। तो क्षारक का जैसे मैंने एग्जांपल लिया क्या, NaOH, तो Na+ बॉन्ड पे और OH- बॉन्ड पे। इसी तरीके से KOH लिया मैंने, तो K+ बॉन्ड पे OH- बॉन्ड पे। ऐसे ही मैंने MgOH का होल स्क्वायर लिया, तो यहाँ पर Mg+ बॉन्ड पे OH- बॉन्ड पे 2 पे चला जाएगा, कारण क्योंकि मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है। तो ये सारे ही क्या है, क्षार क्या है, कारण क्योंकि ये जलीय विलयन में घुलकर क्या उत्पन्न कर रहे हैं, हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न कर रहे हैं, इस कारण ये क्या है, क्षार क्या है, ये हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने, इस कारण ये क्या है, अम्ल है। अब हम बात करते हैं दूसरी संकल्पना में हम लेते हैं ब्रांस्टेड-लोरी की संकल्पना। किसकी, ब्रांस्टेड-लोरी नाम का एक वैज्ञानिक आता है। अगला पॉइंट अपने पास में आता है अम्ल व क्षार की ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना। तो ये एक वैज्ञानिक आता है, कौन, ब्रांस्टेड-लोरी नाम का एक वैज्ञानिक ये कहता है। ये वैज्ञानिक इसलिए आता है क्योंकि जो आर्नियस नाम का वैज्ञानिक था, इस आर्नियस ने जो अम्ल की परिभाषा, अम्ल और क्षार की परिभाषा दी थी, वो ओनली कहाँ तक संतुलित होती है, इसकी परिभाषाएं कहाँ तक संतुलित होती है, जो अम्ल और क्षार के जल में क्या होगा, घुलेगा और घुलकर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड ऋणायन उत्पन्न करेगा, वही अम्ल और क्षार कहलाएंगे इसके अनुसार। तो सारे ही अम्ल है ना और क्षार आर्नियस के अनुसार हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन नहीं उत्पन्न करते हैं, इस कारण ये परिकल्पना क्या होती है, निरस्त हो जाती है। इस परिकल्पना को
असत्य घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद में एक वैज्ञानिक आता है जिसका नाम है ब्रांस्टेड लोरी। ब्रांस्टेड लोरी नाम का एक वैज्ञानिक आता है, इसने ये कहा कि जो आर्नियस ने डेफिनेंसी दी थी वो अच्छी तरीके से संतुष्ट नहीं हो रही थी। तो ब्रांस्टेड लोरी ने क्या कहा कि ब्रांस्टेड लोरी के अनुसार अम्ल क्या होता है। ब्रांस्टेड लोरी के अनुसार अम्ल किसे कहते हैं? प्रोटोन दाता। प्रोटोन दाता यानी ब्रांस्टेड लोरी के अनुसार अम्ल कौन सा होता है? प्रोटोन दाता क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। यानी प्रोटोन दाता तो क्या होता है? अम्ल होता है। प्रोटोन दाता, प्रोटोन दाता अम्ल कहलाता है। और प्रोटोन ग्राही, प्रोटोन ग्राही क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। ये दोनों डेफिनेंसी बहुत इजी है। ब्रांस्टेड लोरी के अनुसार अम्ल किसे कहते हैं? प्रोटोन दाता अम्ल कहलाता है। और प्रोटोन ग्राही क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। दाता का मतलब जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, और ग्राही का मतलब जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। तो जो अम्ल किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो तो अम्ल कहलाएगा, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो क्षार कहलाएगा। किसके अनुसार? ब्रांस्टेड लोरी के अनुसार। इसने सन परिकल्पना दी थी, तो वो सन भी आपको याद रखनी है। इसने कितने सन के अंदर परिकल्पनाएं दी थी? ब्रांस्टेड लोरी और ब्रांस्टेड अलग था, लोरी अलग था। तो इसने संकल्पना दी थी ब्रांस्टेड ने तो 1876 से 1936 में। ये तो आता है कौन? 1874 से 1936 के अंदर आता है ब्रांस्टेड। और लोरी आता है कितने में? लोरी ने दी थी 1874 से और 1936, यानी दोनों की एक ही तरीके से डेफिनेंसियाँ थी कि किस तरीके से अम्ल और क्षार की डेफिनेंसी होती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि किस तरीके से तो प्रोटॉन ग्रहण किए जाते हैं और किस तरीके से प्रोटॉन त्यागे जाते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है आपको कि कौन इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं हम बात, ये तो समझ में आ ही गया होगा आपको कि ब्रांस्टेड लोरी के अनुसार अम्ल किसे कहते हैं और क्षार किसे कहते हैं। ब्रांस्टेड लोरी के अनुसार अम्ल प्रोटॉन दाता होता है और क्षार प्रोटॉन ग्राही होता है। वे पदार्थ जो प्रोटॉन को क्या करते हैं? त्यागते हैं, वो अम्ल कहलाते हैं। वे पदार्थ जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं वो क्षार कहलाते हैं। किसके अनुसार? ब्रांस्टेड लोरी के अनुसार। अब हम इसकी एग्जाम्पल लेते हैं कि ये जैसे ही अम्ल और क्षार बनते हैं तो इनके साथ संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार का निर्माण होता है। किसका? यहाँ पर एक बात बन जाती है, एक तो बनता है संयुग्मी अम्ल और एक बनता है संयुग्मी क्षार। अब संयुग्मी अम्ल कौन सा होता है, संयुग्मी क्षार कौन सा होता है? यहाँ पर जो अम्ल बनता है यानी जो प्रोटॉन दाता होता है वो तो संयुग्मी क्षार बनता है, और जो प्रोटॉन ग्राही होता है वो संयुग्मी अम्ल बनता है। ये ध्यान रखना है। यानी जो प्रोटॉन देता है उसको तो आप संयुग्मी क्षार कहोगे, और जो प्रोटॉन लेता है उसको आप संयुग्मी अम्ल कहोगे। तो ये दो बात आती है कि संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार क्या होते हैं। जो प्रोटॉन दाता हो रहा है वो तो अम्ल है, लेकिन संयुग्मी क्षार कब बनेगा? वो प्रोटॉन देने के कारण संयुग्मी क्षार बन जाएगा। क्षार क्या होता है? प्रोटॉन ग्राही होता है, वो इलेक्ट्रॉन लेता है, इलेक्ट्रॉन लेने के कारण वो क्षार है। लेकिन जो क्षार बनता है यहाँ पर वो आगे जाके संयुग्मी अम्ल बने जाता है। अब हम यह बात करते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूले से कि Ha+B इक्वल यहाँ पर बन गया क्या? Hb+A। कहने का मतलब ये हो गया है यहाँ पर आपके पास में कि यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया है। दिख रहा है आपको? यहाँ A के साथ हाइड्रोजन था और यहाँ B के साथ लग गया है, तो यहाँ हाइड्रोजन निकल गया है। हाइड्रोजन निकल रहा है, इसका मतलब ये क्या बन रहा है? यानी ये है ना त्याग कर रहा है। हाइड्रोजन का क्या कर रहा है? त्याग। यहाँ पर ये हाइड्रोजन का त्याग कर रहा है, ये हाइड्रोजन को क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। इसने त्याग किया, इसने ग्रहण किया। दोनों समझने की कोशिश करो। ये B यहाँ अकेला था और यहाँ A अकेला है। यहाँ A के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है या B अकेला है, या B के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, A अकेला है। इसका मतलब इसने तो क्या किया है? त्याग किया है, और इसने क्या किया है? ग्रहण किया है। तो कहने का मतलब ये त्याग करता है, इसके कारण ये तो क्या है? अम्ल है, और ये क्या है? क्षार है। आ रही बात समझ में? ये अम्ल है और ये क्षार है। अब यहाँ पर ये ग्रहण कर रहा है, इसको कहते हैं क्या? संयुग्मी क्षार। इसको संयुग्मी क्षार कहेंगे, इसको कहेंगे संयुग्मी अम्ल। तो ये फॉर्मूले से आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने फॉर्मूले को प्रदर्शित किया है। यहाँ पर हाइड्रोजन A के साथ जुड़ा हुआ है, B अकेला है। अब यहाँ से अगर मैं आगे की क्रिया देखता हूँ तो यहाँ पर A अलग हो गया, इसका मतलब हाइड्रोजन इसमें से निकल गया है, तो A ने हाइड्रोजन का त्याग कर दिया है। तो A ने त्याग किया है तो A संयुग्मी अम्ल होगा, A संयुग्मी क्षार, A होगा संयुग्मी, ये तो होगा संयुग्मी अम्ल और ये होगा संयुग्मी क्षार।
क्योंकि इसने त्याग किया है, तो त्याग करने वाला संयुग्मी क्षार होता है और ग्रहण करने वाला संयुग्मी अम्ल होता है। तो ये था। अब हम इसी के साथ एक एग्जाम्पल लेते हैं कि किस तरीके से इसने प्रोटॉन को ग्रहण किया है और प्रोटॉन का त्याग किया है। फिर से डेपेंडेंसी देख लो। ब्रांस्टेल-लोरी के अनुसार अम्ल किसे कहते हैं? प्रोटॉन दाता अम्ल कहलाता है। किसे कहते हैं? अम्ल। प्रोटॉन दाता अम्ल कहलाता है। क्षार किसे कहते हैं? प्रोटॉन ग्राही। प्रोटॉन ग्राही क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। तो बिल्कुल इजी डेपेंडेंसी है। प्रोटॉन दाता अम्ल कहलाता है, प्रोटॉन ग्राही क्षार कहलाता है। अब यहाँ पर बनता है संयुग्मी अम्ल किसे कहते हैं? संयुग्मी अम्ल। संयुग्मी अम्ल किसे कहते हैं? संयुग्मी अम्ल किसे कहते हैं? प्रोटॉन ग्राही से बना उत्पाद। प्रोटॉन ग्राही से बना उत्पाद क्या कहलाता है? संयुग्मी क्षार कहलाता है। संयुग्मी क्षार कहलाता है। किसे कहते हैं? प्रोटॉन ग्राही से, सॉरी संयुग्मी अम्ल कहलाएगा। संयुग्मी अम्ल। प्रोटॉन ग्राही से बना उत्पाद क्या कहलाएगा? संयुग्मी अम्ल कहलाएगा। और संयुग्मी क्षार किसे कहेंगे? संयुग्मी क्षार प्रोटॉन दाता से बना उत्पाद। प्रोटॉन दाता से बना उत्पाद क्या कहलाता है? संयुग्मी क्षार कहलाता है। ये दोनों डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। 4 बातें हैं ब्रांस्टेल-लोरी के अनुसार। अम्ल किसे कहते हैं? क्षार किसे कहते हैं? संयुग्मी अम्ल क्या होता है? संयुग्मी क्षार क्या होता है? अम्ल प्रोटॉन दाता अम्ल कहलाता है। क्षार प्रोटॉन ग्राही क्षार कहलाता है। संयुग्मी अम्ल प्रोटॉन ग्राही से बना उत्पाद संयुग्मी अम्ल कहलाता है। प्रोटॉन दाता से बना उत्पाद संयुग्मी क्षार कहलाता है। अब यहाँ पर मैंने एक इसका फॉर्मूला बनाया। इसका फॉर्मूला बनाया मैंने Ha+B इक्वल A + HB। अब यहाँ पर देखो इसने क्या किया है? त्याग किया है। किसका? हाइड्रोजन का, क्योंकि यहाँ पर अकेला है। और इसने क्या किया है? ग्रहण किया है। तो ये त्याग करने के कारण क्या है? अम्ल है। और ये किसके कारण? ग्रहण करने के कारण क्या है? क्षार है। अब हम इसकी बात करते हैं, क्योंकि जो त्याग करता है वो संयुग्मी क्षार कहलाता है। अब इसने त्याग करने के कारण ए उत्पाद बन रहा है। यहाँ पर इसने त्याग किया, त्याग करने के कारण ए उत्पाद बन रहा है, ग्रहण करने के कारण HB उत्पाद बन रहा है। तो ये तो है संयुग्मी अम्ल, संयुग्मी क्षार, और ये है संयुग्मी अम्ल, संयुग्मी। ये थी। अब यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया, देखना आपके बुक्स में एग्जाम्पल है वही आपको देने होते हैं, अनावश्यक एग्जाम्पल नहीं देना है। बुक्स में आपके एग्जाम्पल दे रखा है, एक तो जल का H2O + HNO3। यहाँ पर क्रिया हो रही है अपने पास में, थोड़ा नीचे लिख लो इसको, H2O + HNO3 HNO3 NH3 नाइट्रेट यानी अमोनिया। इसके साथ क्रिया करवाई अपन ने, तो यहाँ पर आ गया NH पॉजिटिव, NH4 सॉरी क्या आएगा? NH4 पॉजिटिव प्लस, और यहाँ पर आ गया OH नेगेटिव। क्या आ गया? OH नेगेटिव। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि सारे जलीय विलयन में है, ये भी जल है, ये भी AQ से नोट होगा, ये भी AQ से नोट होगा, और ये भी AQ से नोट होगा, क्योंकि जलीय विलयन में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न कर रहा है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है। तो सबसे पहले तो इधर की बात कर लेते हैं कि इसमें कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है। ध्यान से समझना, यहाँ पर ये आ रहा है H2O, जल है। यहाँ पर ये क्या है? जल। जल का सूत्र है H2O, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि किसने, यहाँ पर जल है, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, ऑक्सीजन का 1 अणु है। लेकिन मैं उधर बात करूँ तो मेरे पास में ओनली OH है, तो यहाँ पर O का 1 अणु है, H का 1 अणु है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 अणु थे, यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 अणु है। इसका मतलब यहाँ में से 1 अणु बाहर निकल गया है, 1 अणु क्या हो गया? बाहर। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकल कर किसको दे रहा है? इसको, इसने ले लिया है। यानी यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकल गया, यहाँ पर देखना, यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 है और यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 है। इसका मतलब इसमें से हाइड्रोजन निकल कर कहाँ आ गया? इसके साथ जुड़ गया।
हाइड्रोजन यहाँ से निकलकर इसके साथ जुड़ गया है, यहाँ पर 4 बन गए और यहाँ पर 3 है। इसका मतलब इसने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के कारण क्या है, ये अम्ल है। अम्ल क्यों है, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, इस कारण ये अम्ल है। ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया इसने, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, इस कारण ये क्या है, क्षार है। तो ये अम्ल और क्षार तो समझ में आ गया होगा, ये अम्ल क्यों है, ये क्षार क्यों है, बताओ क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 हैं, यहाँ पर 3 है। अगर मैं इसकी बात करूँ आगे जाकर देखता हूँ तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 हो जाते हैं। इसका मतलब इसने हाइड्रोजन यहाँ से लिया है एक, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिया, इधर से ग्रहण करके इसने 4 बना लिए। तो इसका मतलब ये तो ग्रहण कर रहा है और ये त्याग कर रहा है, ये दे रहा है और ये ले रहा है। तो ले लिया